स्वागत है बच्चों आपका फास्ट्रैक फार्मेसी में। मैं आपका टीचर दक्ष। आपको मैं फार्मास्यूटिक्स और एचईपी पढ़ा रहा था। दोनों सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट खत्म हो गए हैं। तो अब बच्चों हम लोग शुरू करेंगे सोशल फार्मेसी, और सोशल फार्मेसी का यूनिट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोशल फार्मेसी का यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हम लोग सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, कि सोशल फार्मेसी होता क्या है। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि सोशल फार्मेसी शोज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग that the practice of pharmacy does not only involve giving out prescription of drugs and advice to people who need it blindly. Instead, the practice of pharmacy can be seen as a social activity that involves both pharmacists and the general population. तो बच्चों ये कहा जा रहा है कि जो सोशल फार्मेसी है वो एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। और इसका मतलब सोशल फार्मेसी के हिसाब से फार्मेसी का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है उनको दे दें जिनको जरूरत है, बल्कि इसका स्कोप और ज्यादा बड़ा है। और जो प्रैक्टिस है फार्मेसी की, जो प्रैक्टिस है उसे हम एक टाइप का सोशल एक्टिविटी की तरह देखते हैं। ठीक है, और सोशल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द फार्मासिस्ट एंड द जनरल पॉपुलेशन, यानी जनरल पब्लिक। तो बच्चों इस कहने का ये मतलब है कि फार्मेसी सिर्फ is just not mere giving out prescription drugs, but also involves a social activity between the pharmacist and the people. ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या है सोशल फार्मेसी की। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी इज अ साइंस दैट एड्रेसेस द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन is known as social pharmacy. ठीक है, and it deals with the function of medicines from social, scientific and humanistic perspective. ठीक है बच्चों, तो इसमें ये कहा गया है कि जो सोशल फार्मेसी है उसका मतलब क्या है। ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है जो कि फार्मेसी के प्रोफेशन के सोशल एस्पेक्ट्स को देखता है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई सोसाइटी, सोशल चीजें। ठीक है, अच्छा, और इसमें हम जो है सोशल फार्मेसी डील्स विद द फंक्शन ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक, यानी इंसानियत, सोशल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इसमें हम सारा देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो एज अ डिसिप्लिन सोशल फार्मेसी को हम कैसे समझते हैं। फार्मेसीज फंडामेंटल नॉलेज बेस हैज हिस्टोरिकली कंसिस्टेड ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी। द फाउंडेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट प्रोफेशनल स्किल इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग्स and their effects. ठीक है, they are interconnected among families, organizations and health systems across various nations and cultural backgrounds. तो बच्चों इसमें ही कहा गया है कि जो फार्मेसी की फंडामेंटल नॉलेज है वो बेसिकली उसमें क्या क्या चीजों की नॉलेज और समझ होनी चाहिए। वो है केमिस्ट्री की हमें समझ होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री की समझ होनी चाहिए, फिजिक्स की और फिजियोलॉजी की यानी एनाटॉमी समझ लो। ठीक है, तो इन विज्ञान की शाखाओं की समझ एक फार्मासिस्ट की फंडामेंटल नॉलेज में होनी ही चाहिए। भाई केमिस्ट्री क्योंकि सारी चीजें ड्रग्स जो है सब केमिकल्स हैं, बायोकेमिस्ट्री इसलिए क्योंकि वो ड्रग्स हमारी इंसान की बॉडी पे बायोलॉजिकली कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे असर करती है। फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, क्यों, फार्मास्यूटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक तरीके का फिजिक्स की शाखा है। ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं कि मेडिसिन और ड्रग्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पैकेजिंग होती है, सारी चीजें। और फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी की जब हम समझ नहीं रखेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि दवा उस पर काम कैसे करती है। ठीक है, तो द फाउंडेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट प्रोफेशनल स्किल इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग्स। सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट की मेन जो स्किल है वो उनकी नॉलेज होनी चाहिए ड्रग्स की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। सीधी सी बात है, ड्रग्स की, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए और उनका एक ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि दे आर इंटरकनेक्टेड अमंग फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेल्थ सिस्टम्स अक्रॉस वेरियस नेशन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो बच्चों जो फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट की जो स्किल्स हैं
वो किस बारे में है, दवाओं के बारे में, उनके असर के बारे में, प्लस जो है वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड परिवारों में, फैमिलीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, भाई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एंड हेल्थ सिस्टम अक्रॉस वेरियस नेशन। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के जो हेल्थ सिस्टम है उनमें फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स में फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये सारा ही चीजें देखा है तो कहीं ना कहीं सारा सोशल एस्पेक्ट में डील करता है। अब बच्चों हम इसमें देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ में, ठीक है, फार्मासिस्ट के क्या रोल्स है। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे। पहली बात तो है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, इन एडिशन टू बीइंग एबल टू वेरीफाई दैट द प्रिस्क्रिप्शन इज एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, द फार्मासिस्ट शुड इवेल्युएट एंड हैंडल प्रिस्क्रिप्शन प्रोफेशनली। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि देखो डॉक्टर ने, नो डाउट डॉक्टर्स को नॉलेज होती है, वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और उसको जो है फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को देख के दवा देते हैं। लेकिन बच्चों देखो डॉक्टर्स भी हैं तो इंसान ही हैं, एंड फार्मासिस्ट बीइंग अ प्रोफेशनल उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को एक बार रिव्यू करे, एक बार अपने खुद के इंडिविजुअल तौर पे भी प्रिस्क्रिप्शन को एक बार देखे, रिव्यू करे, क्रॉस चेक करे, और अगर सपोज बाई चांस अगर उसमें कोई एरर या कोई उसको डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर से जो है डिस्कशन करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर ने नो डाउट वो प्रोफेशनल, उन्होंने अपना काम किया, बट स्टिल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एरर के फिर भी चांसेस होते हैं, एंड उसको एक और लेवल पे क्रॉस चेक करने के लिए फार्मासिस्ट को प्रोफेशनली उनको रिव्यू करना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को अगर फार्मासिस्ट एक बार रीचेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनली इट इज करेक्ट। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, जो कि हमारा कहता है डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट का एक और रोल क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन तो वो डिस्पेंस करता ही है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी वो डिस्पेंस कर सकता है। किस केसेस में, या तो वो मेडिसिन जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली है वो या तो वो ओवर द काउंटर मेडिसिन हो जिसे हम ओटीसी मेडिसिन भी कहते हैं, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स अगर वो किसी भी तरीके का प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं या फर्स्ट एड दे रहे हैं तो। ठीक है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, according to the Drug and Cosmetic Act, the pharmacist is supposed to be able to distribute different prescription medicines। ठीक है, तो हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके मुताबिक भी एक फार्मासिस्ट में ये हुनर होना चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी डिस्पेंस कर सके। ठीक है, देखो ये देखो ये लिखा है, the pharmacist is supposed to be able to distribute different prescription medications and medicines that the patient needs। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन तो वो दे ही सके, साथ साथ वो मेडिसिन दे सके जो पेशेंट को नीड है, जरूरत है। ठीक है, जैसे कि ओटीसी मेडिसिन हमारी या फिर फर्स्ट एड। The pharmacist should also prescribe non-prescription or over-the-counter medications with extreme caution। तो बच्चों जैसा कि इसमें लिखा है कि along with the prescription जो फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन भी दे सकता है जो कि पेशेंट को नीड है, जैसे कि द फार्मासिस्ट शुड ऑल्सो प्रिस्क्राइब नॉन प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस विद एक्सट्रीम कॉशन। अब सीधी सी बात है अगर वो प्रिस्क्रिप्शन के अतिरिक्त भी कुछ मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है जो कि ओटीसी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी उसको ये काम बहुत ही चौकन्ना होकर, बहुत ही कॉशन के साथ, बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमारा क्या कहता है, प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, the patient should be able to get advice from the pharmacist on the medications and drugs they take। ठीक है, it is also the pharmacist's responsibility to inform patients about their condition and the effects of their medications। तो देखो बच्चों, फार्मासिस्ट का एक और कर्तव्य बनता है जो कि होता है पेशेंट्स की काउंसलिंग करना। अब काउंसलिंग रिलेटेड टू व्हाट, काउंसलिंग रिलेटेड टू देयर हेल्थ कंडीशन,
regarding the medicines they are taking and regarding the effects of those medicines on their body. इसका मतलब ये कि फार्मासिस्ट को पेशेंट से बातचीत करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, एक पर्सनल कनेक्ट रखना चाहिए और फार्मासिस्ट को पेशेंट को समझाना चाहिए कि आपको क्या हेल्थ इश्यू है, कि जैसे आपको क्या इश्यू है, इसमें क्या होता है और आपको ये दवा दी गई है और आपको इन दवा से ये दवा ऐसे-ऐसे काम करेगी, इन दवा से आपको इस तरह आराम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पेशेंट है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो उनको बताना, जैसे पेशेंट्स का, कई पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, वो डाउट में ही रहते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स जो हैं झिझकाते हैं और डॉक्टर से पूछ नहीं पाते या डॉक्टर्स को इतना समय नहीं होता कि वो पेशेंट्स को डिटेल में बता पाएँ। तो कई बार पेशेंट्स बेचारे यही कंफ्यूज रहते हैं कि उनको तकलीफ क्या है, उनको कौन-कौन सी मेडिसिन दी गई है और वो कैसे काम करेगी। तो सपोज जैसे अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, नज़ला, जुकाम, बुखार है, खांसी है, तो एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य बनता है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन देख के पेशेंट्स को समझाना कि जैसे आपको जो है, आपको कुछ नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको फीवर आ रहा है और जुकाम, सर्दी जुकाम है। और उसको ये बताना चाहिए कि ये जो आपको मेडिकेशंस दी गई हैं, ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपके जो है कीटाणु या बैक्टीरिया को मारेंगे, ये आपके एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपकी ताकत की मेडिसिन है, ये आपकी बुखार की है और ये आपके मल्टीविटामिन है, ये आपके कफ सिरप है। तो और उसका असर, कि वो असर कैसे करेंगे बॉडी में, तो ये बताएगा कि ये आपका एंटीबायोटिक है, ये आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है उनको मार देगा, ये आपका पैरासिटामोल है, ये बुखार ठीक कर देगा, मल्टीविटामिन से आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, कफ सिरप से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और आप जैसे डॉक्टर ने समझाया है, जिस तरह बोला है उस तरह वो समझाता है। जैसे बताता है ये दवा खाली पेट लेनी है, ये दवा सुबह शाम लेनी है, खाना खाने के बाद, ऐसे जितनी भी दवा लेनी होती है, जिस भी तरीके से लेनी होती है, ओडी, बीडी, दिन में 1 बार या 2 बार, ये सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट को ही अपने पेशेंट्स को समझाना चाहिए। जिससे क्या है, फिर पेशेंट जो है रिलैक्स हो जाते हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या तकलीफ है, हमें कौन सी दवाई दी गई है और हम कैसे खाना है और कैसे वो दवाई हमारे ऊपर काम करेगी और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, पेशेंट को अगर ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन क्लियर हो ना, तो आधी तो तकलीफ उसकी वैसे ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में हमारा कहा गया है। देखो, फार्मासिस्ट शुड आल्सो एजुकेट पेशेंट्स ऑन द प्रॉपर यूसेज ऑफ देयर मेडिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि फार्मासिस्ट को उनको प्रॉपर्ली बताना भी है, जो जो मेडिसिन जैसे जैसे खानी है, जितनी लेनी है, ये खाली पेट है, दिन में 1 बार, ये दवा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ये है जैसे कोई सिरप है, ये आपको आधा चम्मच पीना है, पानी में घोल के पीना है या एज इट इज पीना है। ये सारी चीजों के लिए एक फार्मासिस्ट को प्रॉपर्ली एजुकेट करना चाहिए अपने पेशेंट्स को on the proper usage of their medications। ठीक है, अब बच्चों फोर्थ पॉइंट हमारा आता है हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो फार्मेसी होती है उनको कैसे मैनेज करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पॉलिसीज शुड गवर्न हाउ द फार्मेसी ऑपरेट्स द हॉस्पिटल्स मेडिकेशन डिलीवरी सिस्टम। तो बच्चों बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी में हमको यही देखना है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है कि कैसी पॉलिसी सेटअप करता है और पॉलिसीज के बेसिस पे कैसे वो हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑपरेशंस को गवर्न करता है और मेडिकेशन डिलीवरी सिस्टम को प्रॉपर एक फ्लो में मेंटेन रखता है। ठीक है, जैसे कि देखो सिंपली अगर हम समझना चाहे तो क्या होता है, जैसे कि एक हॉस्पिटल की फार्मेसी है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट ऐसे होगा, जो जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट पहली बात तो एक रेंज, वो नॉर्मल रेंज मेंटेन करते हैं। उसके बाद जिन जिन दवाइयों की वहां पे ज्यादा खपत है, ज्यादा यूसेज है, वो दवाई उनको ज्यादा मंगवा के रखनी पड़ती है रेशियो में, एज कम्पेयर टू अदर मेडिसिन रेशियो में मंगवानी पड़ती है। प्लस जैसे जैसे जो फास्ट रनिंग आइटम्स है, दवाएं हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो है स्टॉक उनका हमेशा मेंटेन रखना होता है और टाइम टू टाइम उनको रिफिल करना होता है पर्याप्त क्वांटिटी में, ताकि वो मेडिकेशन ज़्यादा क्वांटिटी में लग रही है, फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, वो किसी भी तरह खत्म ना हो पाए, कम ना पड़े। अब बच्चों आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशन। मेडिकेशंस का एक्सपर्ट तो देखो बच्चों फार्मासिस्ट ही होता है। ठीक है, तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए मेडिकेशन की।
Healthcare providers like doctors and nurses should be able to get expert advice from pharmacists on how to use medications safely and effectively. अब बच्चों देखो, डॉक्टर्स की मेनली एक्सपर्टीज होती है डायग्नोसिस पे, ठीक है, डायग्नोसिस पे और ट्रीटमेंट पे। हाँ, भले वो मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, बट उनका मेन एक्सपर्टीज होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसके बेसिस पे ही वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नर्सेज बेसिकली डॉक्टर्स के ऑपरेशन में डॉक्टर्स के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर्स और नर्सेज जो है उनको मेडिसिन से रिलेटेड अगर एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है तो वो उनको फार्मासिस्ट ही दे सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट ही एक्सपर्ट होते हैं मेडिकेशन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, ठीक है। तो वही कहा गया है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक डॉक्टर्स एंड नर्सेज शुड बी एबल टू गेट एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम फार्मासिस्ट ऑन हाउ टू यूज मेडिकेशंस सेफली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं 6th पॉइंट पे, जो कहता है प्रोफिशिएंसी इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अब देखो, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे काम तो फार्मासिस्ट के ही होते हैं। तो प्रोफिशिएंसी यानी एक्सपर्टीज, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म कह लो, एक्सपर्टीज कह लो, माहिर जिसको कहते हैं कि वो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है, प्रो हैं। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जिनको महारत हासिल होती है, प्रोफिशिएंसी होती है, वो होती है किनको? फार्मासिस्ट को, ठीक है। A pharmacist should be able to explain the properties, types, advantages and disadvantages of any medicine that is utilized by the general public. तो बच्चों, जब एक फार्मासिस्ट को फॉर्मुलेशन की अच्छी जानकारी होगी तभी जो है उनको एक अच्छी जानकारी हो सकती है उस मेडिसिन के प्रॉपर्टीज के बारे में, किन किन टाइप्स की वो मेडिसिन आती हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या वो काम करती हैं, जिनको हम बच्चों इंग्लिश में इंडिकेशंस भी कहते हैं, एंड डिसएडवांटेजेस, उनके दुष्प्रभाव क्या है, जिनको हम साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ एनी मेडिसिन दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द जनरल पब्लिक। तो फार्मासिस्ट को जनरल पब्लिक को मेडिसिन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है? उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनके टाइप्स, प्रकार, एडवांटेजेस, फायदे, डिसएडवांटेजेस यानी दुष्प्रभाव या कि साइड इफेक्ट्स किसी भी मेडिसिन के जो जनरल पब्लिक ले रही है। अब आते हैं बच्चों हम लोग 7th पॉइंट पे, जो कि है हमारा डिलीवर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको जो है वास्तविकता में लाना, ठीक है, यानी लोगों तक पहुंचाना। It is recommended that pharmacists organize a range of health initiatives such as education on pharmaceuticals, diseases, public health and hygiene. तो बच्चों, ये एनकरेज किया जाता है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के हेल्थ केयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, ताकि जनरल पब्लिक को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ उनको नॉलेज दे सके रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, डिजीजेस, बीमारियों के बारे में जागरूकता, पब्लिक हेल्थ, एक अच्छी पब्लिक हेल्थ कैसे मेंटेन की जा सकती है, और हाइजीन, साफ सफाई, हाइजीन ये कैसे रखना है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हम फार्मासिस्ट का कर्तव्य बनता है गवर्नमेंट लेवल पे या इवन पर्सनल लेवल पे हम जो है हेल्थ प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करें, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, जनरल पब्लिक हेल्थ के बारे में और हाइजीन के बारे में, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं हमारे 8th पॉइंट पे, जो कि है रिकॉर्डिंग इंसिडेंट्स ऑफ अ डिजीज इन देयर कम्युनिटी। जैसे बच्चों एक एग्जांपल है, अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, जैसे कोविड आया था, या जैसे डेंगू का सीजन आता रहता है, डेंगू के, मलेरिया के सब सीजन आते रहते हैं। तो हम एक फार्मासिस्ट को जो है एक रिकॉर्ड कीपिंग भी रखनी होती है रिगार्डिंग अ डिजीज इन द कम्युनिटी यानी एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन कम्युनिटी, एक सर्टेन सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कह लो, मोहल्ला कह लो, ठीक है। तो किसी भी एरिया में, किसी भी लेवल पे, बड़े से छोटे लेवल पे कोई अगर बीमारी हो रही है या बार बार अकर कर रही है, किसी बीमारी का सीजन चल रहा है, तो उसकी जो है रिकॉर्ड कीपिंग करना ये भी एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य है। तो जैसे कि कोविड आया था तो हम लोग को मतलब अपडेट्स मिलते थे कि प्रयागराज में इतने केसेस हो गए आज,
और फिर आता था कि प्रयागराज में इतनी रिकवरी हो गई, इतनी कैजुअलिटी हो गई, इतने लोग अभी संक्रमण से गुजर रहे हैं, इतने लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिजीज की पूरा रिकॉर्ड कीपिंग ये फार्मासिस्ट को करनी होती है, ठीक है। फार्मासिस्ट ought to have the ability to document any instances of a disease emerging in their neighborhood, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट को उनके पास वो क्षमता होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए किसी भी जैसे डॉक्यूमेंट करना या रिकॉर्ड करना, नोट करना कोई भी इंस्टेंस यानी कि मौके यानी कि अकरेंस, ठीक है, ऑफ अ डिजीज इमर्जिंग इन द नेबरहुड यानी मोहल्ले। तो एक फार्मासिस्ट के सक्षम होना चाहिए कोई भी उसके मोहल्ले में या उनके आस पड़ोस में जो बीमारी हो रही है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको रिकॉर्ड करना, साक्षरता होनी चाहिए, ठीक है। हमारा 9 पॉइंट है बच्चों, आइडेंटिफाइंग एडवर्स रिएक्शन ऑफ अ ड्रग। सीधी सी बात है, कोई भी ड्रग है या मेडिकेशन है उसके एडवर्स इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, चिन्हित करना, पहचानना, यानी साइड इफेक्ट्स को, ठीक है। एनी नेगेटिव रिएक्शन और साइड इफेक्ट दैट अ ड्रग में हैव ऑन अ पेशेंट इन देयर विसिनिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मासिस्ट, ठीक है। विसिनिटी यानी कि वही उनका एरिया, उनका मोहल्ला, उनकी कम्युनिटी, नेबरहुड। तो बच्चों कोई भी अगर ड्रग है, ठीक है, उसका अगर उस फार्मासिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है कि कोई एक ड्रग है जिसका ये सर्टेन साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको जो है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की उनको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर कोई साइड इफेक्ट्स या बैड एडवर्स इफेक्ट या रिएक्शन अगर देखने को मिल रहा है, सामने आ रहा है, तो उस चीज को फार्मासिस्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है, चिन्हित करता है, नोट करता है, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो बच्चों आज आपने जैसे अभी पढ़ा, साथ साथ एक बार आप इसको जो है दोबारा से रिवाइज करिएगा प्लीज, और कोई भी अगर डाउट होता है आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए। डाउट सेशंस हम जल्दी ही शुरू करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।